अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को जंग की धमकी दे दी है। जो बाइडेन ने कहा कि हमने ईरान को पर्सनली मैसेज भेजकर यह कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो बाइडेन ने कहा कि हमने ईरान को जो पर्सनली मैसेज भेजा है उसमें हमने ईरान से कहा है कि जब तक आपके हथियार प्रॉक्सी के जरिए हमारे ऊपर इस्तेमाल होते रहेंगे, हम आपके ऊपर हमले करने की पूरी तैयारी करते रहेंगे और कभी भी आपको हमारे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉक्सी मतलब ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हमास और हूती। अमेरिका और इजराइल का ऐसा मानना है कि ईरान इस जंग में सामने तो नहीं है, लेकिन उनके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती उनके हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो बाइडेन ने यही कहा है कि हमने ईरान से साफ कह दिया है कि आपके प्रॉक्सी आपके हथियारों का इस्तेमाल हमारे ऊपर कर रहे हैं, यानी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं। इसके वजह से आपको हमारे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो बाइडेन सीधे तौर पर ईरान को इस जंग में लेकर आना चाहते हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि ट्रिपल एच पर हमारा कोई भी हक नहीं है, कोई भी हमारा आदेश उनके ऊपर नहीं चलता है। चाहे हिजबुल्लाह हुआ, चाहे हूती हुए, चाहे हमास हुआ, जब उनका दिल होता है वो हमला करते हैं, जब उनको सही लगता है हमले रोक देते हैं। हमारा कोई भी आदेश उनके ऊपर नहीं चलता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को यही लगता है कि इस पूरे जंग के पीछे ईरान है और ये तीनों ग्रुप ईरान के ही ग्रुप हैं। जो बाइडेन ने लास्ट में कहा कि अमेरिका इस युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपको भी हमारे प्रतिरोध का, हमारे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात ईरान से कही है जो बाइडेन ने। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका को ईरान से काफी खतरा है। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान सिर्फ 34 दिन में परमाणु बम बना सकता है। 34 दिन दूर है परमाणु बम बनाने से। तो इसको लेकर अब रात बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया है, अपने देश की जनता के सामने एक बार फिर से आया है और जो जनता भड़क रही है इजराइल के अंदर उसको समझाने की कोशिश की है। नेतन्याहू ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि आपका भी युद्ध है। गाजा के रूप में हमारे देश के ऊपर ये जो अंधकार छाया हुआ है, हम इस अंधकार को हटाकर रोशनी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग सुकून से यहां पर जी सकें। अपने जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने सबसे बड़ी बात यह कही कि हमारा सबसे बड़ा मिशन जो है वो ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना है। ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ जाता है तो वो फिर कुछ भी कभी भी कर सकता है। इजराइल को पूरा डर है इस बात का कि अगर ईरान ने सही से परमाणु हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आंखें दिखाते हुए कहा कि कोई भी कोर्ट हमें नहीं रोक सकता। क्या फैसला होगा हमें इस बात की परवाह नहीं है। सारी बातों को अलग रखते हुए हम गाजा में युद्ध जारी रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट की हमें कोई परवाह नहीं है। बाप का हाथ सर पे हो तो बेटा तो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। फिलहाल बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। जर्मनी, हिटलर वाला जर्मनी, जिसने न जाने कितने सारे नरसंहार दुनिया में किए हैं, वो अब इजराइल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जी हां, कल आपको खबर दे चुका हूं कि साउथ अफ्रीका के इस नरसंहार के मुकदमे को जर्मनी ने खारिज कर दिया, गलत बताया। अब जर्मनी की सरकार ने एक ऐलान किया है कि अब हम अपना एक पक्ष इजराइल की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर रखेंगे। साउथ अफ्रीका ने अपना पक्ष रखा था, उसके बाद इजराइल ने अपना पक्ष रखा था। अब तीसरा देश जर्मनी हो गया है जो इजराइल के लिए तीसरा पक्ष रखेगा, इजराइल की सपोर्ट में। जर्मनी का कहना है कि इजराइल के ऊपर यह जो नरसंहार का आरोप है ये पूरी तरह से गलत है और हम इसको गलत साबित करेंगे कोर्ट में जाकर। लिहाजा हम इजराइल की तरफ से तीसरे देश के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। तो भाई जर्मनी इजराइल के लिए वहां पर पहुंच चुका है। कौन सा जर्मनी? जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में नरसंहार किए हैं। हिटलर ने सबसे ज्यादा इन्हीं को मारा था। नामीबिया इस बात पर भड़क चुका है। नामीबिया ने कहा कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार तो आपने नामीबिया के अंदर ही किया था और आज तक आपने उसकी माफी नहीं मांगी है और आप नरसंहार के आरोप में इजराइल को बचाने जा रहे हैं। नामीबिया ने जर्मनी को ठीक से आईना दिखाया है। दोस्तों, यहां से दुनिया को समझ जाना चाहिए ये सारे वो देश हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। इजराइल ने गाजा के अंदर क्या कुछ नहीं किया है, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। लेकिन फिर भी जर्मनी जैसे देश अगर इजराइल का साथ दे रहे हैं, यूरोपीय देश अगर इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो यहां से समझ जाना चाहिए दुनिया के और देशों को कि यह साफ तौर पर मुसलमानों से नफरत का मामला है। एग्जाम्पल आपके सामने है। यूक्रेन में मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है तो पूरा यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहा है। रशिया के खिलाफ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है और यहां पर मुसलमानों का मामला है तो पूरा यूरोप फिलिस्तीन के खिलाफ है। अरे क्या ही कहें, जो मुस्लिम देश है वो तो खुद उनके गुलाम बने पड़े हैं। अगर जर्मनी गया है कोर्ट में इजराइल की तरफ से तो क्या तुर्की में इतना दम नहीं है कि सारे सबूतों को लेकर
इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर चौथे देश के रूप में अपनी बातें रखे। क्या सऊदी अरब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पर जाकर अपनी बातें रख सके? अरे इन अरब देशों का कोर्ट में जाना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि ये तो खुद अमेरिका और इसराइल की मदद कर रहे हैं। इस वक्त 4 देश खुलकर इस युद्ध में अमेरिका और इसराइल की मदद कर रहे हैं। पहला देश है बहरीन, जो अमेरिका के गठबंधन में शामिल है। अमेरिका का गठबंधन जो यमन के ऊपर हमला करने के लिए बना है। दूसरा देश है कतर, जिसने अपने खुफिया विमान अमेरिका को दिए यमन पर हमला करने के लिए। सऊदी अरब, जिसने अपना एयर स्पेस खोल दिया उन खुफिया विमानों को, लड़ाकू विमानों को यमन तक पहुंचने के लिए। चौथा देश है यूएई, इसने भी अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों के लिए। तो ये 4 देश तो खुलकर अब इसराइल और अमेरिका के सपोर्ट में हैं। लेकिन तुर्की जैसे देश क्या कर रहे हैं? तुर्की आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है सीरिया और इराक में कुर्दिश लोगों के साथ। कल की ही खबर है, तुर्की की आर्मी ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक करके पीकेके के 29 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस बात की जानकारी खुद तुर्की की तरफ से दी गई है। इन हमलों के बाद तुर्की की तरफ से बयान आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी वजह बने, लेकिन हम अपनी दक्षिण की सीमा पर एक आतंकवादी राज्य को नहीं बनने देंगे। आपको पहले इस बारे में जानकारी दे चुका हूं कि कुर्दिश लोग तुर्की के कुर्दिस्तान में अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, अलग राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन तुर्की इजाजत नहीं दे रहा है। तो तुर्की उनके खिलाफ लड़ रहा है और लगातार तुर्की की तरफ से यह कहा जाता है कि हम आतंक को मिटाने का काम कर रहे हैं। क्या ही कहा जाए इनके बारे में बार बार यार। कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर जर्मनी के खिलाफ जाकर खड़े हो जाओ, जो जर्मनी इसराइल के लिए जाकर खड़ा हुआ है। आइए अब थोड़े से आपको गाजा के हालात भी दिखा देते हैं। दोस्तों, गाजा के हालात अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। गाजा के अंदर 6 मिलियन लोग हैं, यानी 60 लाख लोग, और उन 60 लाख लोगों के लिए सिर्फ 6 एम्बुलेंस इस वक्त गाजा के अंदर चल रही हैं। सिर्फ 6 एम्बुलेंस बची हैं। जरा सोचिएगा कैसे भयावह हालात होंगे। गाजा की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस वक्त गाजा के हालात ऐसे हैं कि यहां के लोगों को रोजाना 1300 ट्रक खाने के चाहिए हैं। रोजाना 1300 ट्रक खाने के अगर गाजा के अंदर आते हैं, तब थोड़ी सी भूख यहां के लोगों की मिट पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। एक ट्रक भी रोजाना नहीं जा पा रहा है गाजा के अंदर। किस हालात में वहां के लोग रह रहे हैं आप समझ भी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये इजिप्ट का बॉर्डर है, इजिप्ट और गाजा। ये इधर का रोड जो चलता हुआ दिख रहा है ये गाजा है, और इधर जो आपको दिख रहा है ये इजिप्ट के बॉर्डर पर एक दीवार बनी हुई है, और इस दीवार के दूसरी तरफ इजिप्ट की सेना तैनात रहती है। गाजा और इजिप्ट कितनी सी दूरी है, सिर्फ एक दीवार की। क्या इजिप्ट की सेना, इजिप्ट की सरकार गाजा के अंदर इस दीवार के जरिए खाना नहीं भेज सकती? अगर रफा क्रॉसिंग को इजराइल ने बंद कर रखा है तो क्या यहां से खाना नहीं पहुंचाया जा सकता? मदद करने वाला कहीं से भी कर देता है। जैसे आपको एक दिन पहले मैंने एक बच्चे का वीडियो दिखाया था जिसने इसी दीवार में एक होल किया था, बड़ा सा होल करके बहुत सारे ब्रेड वो गाजा के लोगों को भेज रहा था। मिस्र और गाजा के बीच में सिर्फ एक दीवार है, लेकिन उस दीवार को भी ये मुस्लिम देश पार करके गाजा के लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। इनसे क्या ही उम्मीद रखी जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।